जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 नाइन्थ साइंस ग्रुप की। पहले चैप्टर का नाम है इसका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, मतलब कि कॉलब और मक्ता। इसकी हम डेफिनेशन सबसे पहले देखते जाएं तो हम 9th क्लास की मैथ की बुक को उर्दू और इंग्लिश दोनों में देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश के बच्चे भी जो है ना वो उर्दू में लाजमन पहले समझते हैं और फिर उसकी डेफिनेशन इंग्लिश में याद करते हैं। तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश उर्दू दोनों में करवाऊंगी। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या पढ़े हैं कि एदाद को मुस्ततिली शक्ल में लिख लेना क्या कहलाता है, कॉलब कहलाता है। इन इंग्लिश में अगर हम देखें तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर, मतलब कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मतलब कि मुस्ततिली शक्ल में वर्ड्स को लिखना कॉलब कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपके सामने है 5690, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, मतलब कि मुस्ततिली शक्ल में फॉर्म को लिखा हुआ है। और प्यारे बच्चों, याद रहे कि आपको रो और कॉलम की निशानी का पता होना चाहिए। रो कैसे हम लिखते हैं, रो कैसी होती है और कॉलम कैसा होता है। जैसे कि आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि रो इस टाइप की होती है, मतलब कि उर्दू वाली लाइन की जैसे सीधी लाइन होती है, इस किस्म के वर्ड्स को क्या हम कहते हैं, कतार या रो। और कॉलम इस फॉर्म में होती है, ये इस फॉर्म में, ये हमारे पास क्या है, कॉलम है, और ये मेरे पास क्या है, कतार है। ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम करेंगे। ठीक है। कॉलम का मर्तबा क्या है, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखते जाएं तो द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी कॉलम के अंदर कितनी कतारें और कितने कॉलम हो, ये क्या कहलाता है, कॉलम का मर्तबा कहलाता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो कहलाता है, मतलब कि देखो इसके अंदर कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं, मतलब कि 1 2 मेरे पास क्या है, रो है, और 1 2 मेरे पास क्या है, कॉलम है। ठीक है। मैं मज़ीद आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए और आप अच्छे से जो है वो समझ जाएं। ये देखें, इसकी एग्जांपल देखें। ये मेरे पास क्या है, 2 3 4 मेरे पास क्या है, रो है। 0 -1 5 मेरे पास क्या है, रो है, मतलब कि 1 और 2 मेरे पास क्या होगी, रो होगी। 1 2 3 मेरे पास क्या होगी, कॉलम। ये देखो 2/3 मतलब कि 1 2 2 मेरे पास क्या है, रो है। 1 2 3 मेरे पास क्या है, कॉलम है। ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे डेफिनेशन। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब कि मसावी कॉलम क्या होता है। ठीक है। वो होता है टू मैट्रिक्स विल बी इक्वल इफ टू मैट्रिक्स विल बी इक्वल इफ, मतलब कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहली जो है मसावी कॉलम में मैट्रिक्स ये है। दूसरा है कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, मतलब कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। उर्दू में अगर हम देखें तो वो ये है कि 2 कॉलम मसावी होंगे अगर दोनों का मर्तबा बराबर हो, दोनों के अरकान भी एक दूसरे के बराबर हों। इसको मज़ीद एग्जाम्पल में समझते हैं। मेरे पास 2 कॉलम हैं, ए का और बी का। अब ए मेरे पास है 5 2 0 और 1, और बी मेरे पास है 5 4 -2 3 -3 6 -5। अब देखो 4 -2 को अगर सोल्व करें तो मेरे पास 2 आ गया, मतलब कि 5 तो ऑलरेडी है, 2 इधर भी आ गया, इधर भी सोल्व करने से आ गया, ये इक्वल आ गई ये चीज़। इसी तरह प्लस का 3 और माइनस का 3 दोनों क्या हो गए, कट आउट हो गए, और 3 वैसे भी जमा माइनस 3 में से 3 गया, 0 बचा। ठीक है, ये भी इक्वल आ गया। और इधर 1 है, 6 में से 5 माइनस करो तो 1 आ गया। प्लस इसलिए याद रखना जमा माइनस मतलब कि बड़ी रकम के साथ हमेशा आंसर में वो साइन आता है जो बड़ी रकम के साथ हो। वे देखें 6 के साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, छोटी रकम मेरे पास 5 है इसलिए मेरे पास 1 आया। ठीक है, मतलब कि प्लस है। ये आपको अंडरस्टैंड ये करवा रही हूँ कि हमेशा कुछ बच्चे हैं वो उन्हें ये नहीं समझ आती कि हमने अगर हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आगे रकम में जो स्टेप सोल्व करना है उसके साथ प्लस आना है कि माइनस आना है। प्यारे बच्चों, बड़ी रकम के साथ जो भी साइन होगा वो आपने आंसर में लगाना होता है। अब ये देखो इधर प्लस है तो इसलिए प्लस, ये 1 इधर 1 आता है। ठीक है, इधर आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक हो गया, प्लस का आता है। ये देखें a = b,
ये बात जो है वो ऊपर ये कह रहा था कि दोनों के अरकान भी एक जैसे हों। अब दोनों के अरकान भी एक जैसे हो गए, दोनों का मर्तबा भी एक जैसा, मतलब कि 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब कि कॉलम भी सेम है, रो और कॉलम भी सेम है, और इसको सोल्व करने से अरकान भी सेम है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर ना आई तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके लिए एक छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो अगेन बना दूँगी। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इसमें मेरे पास फाइंड ऑर्डर, ठीक है, मतलब कि मर्तबा मालूम कीजिए। किसका मर्तबा मालूम करिए? ए का सेट है, बी का सेट है, सी का सेट है, डी का सेट है, मेरे पास ई का सेट है, एफ का सेट है, जी का सेट है और एच का सेट है। ठीक है, क्या हमें मालूम करना है? मर्तबा मालूम करना है उर्दू में, और इंग्लिश में मेरे पास क्या है? फाइंड ऑर्डर। ठीक है, अब मेरे पास ए का सेट है, ए मेरे पास है 2 3 -5 और 6। ठीक है, मतलब कि मेरे पास कतारें कितनी हैं और कॉलम कितने हैं, ये पीछे मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ, और ये तो आप मेरे ख्याल से मुझे इतना समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये देखें 1 2 मेरे पास क्या है? कतारें हैं, और 1 2 मेरे पास कॉलम है। इसी तरह बी को देखें तो 1 2 मेरे पास कतारें हैं, 1 2 मेरे पास कॉलम है। इसी तरह सी को देखें 1 मेरे पास क्या है? कतार है, 1 2 मेरे पास क्या है? कॉलम है। और इसी तरह डी मेरे पास 1 2 3 मेरे पास क्या है? कतारें हैं, और 1 मेरे पास क्या है? कॉलम है। इसी तरह ई को अगर हम देखें 1 2 3 मेरे पास क्या है? कतारें हैं, 1 2 मेरे पास क्या है? कॉलम है। अगर एफ़ को हम देखें तो मेरे पास वो सिंपल 2 है, तो ये 1 ही कतार है, 1 ही कॉलम है, 1 बाय 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम जी को देखें 1 2 3 मेरे पास क्या है? कतारें हैं, 1 2 3 मेरे पास क्या है? कॉलम है, 3 बाय 3 इसका आंसर आ गया। 1 2 मेरे पास क्या है? कतारें हैं, 1 2 3 मेरे पास क्या है? कॉलम है। तो आगे हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है विच आर इक्वल, कौन कौन मसावी है, मतलब कि कौन कौन सी इसमें उसने हमें ए से लेके जे तक जो है ना उसने हमें सेट दिए हुए हैं, कॉलम दिए हुए हैं। ठीक है, वो हमें कह रहा है कि आपने इसको सोल्व करना है, आपने देखना है कौन कौन सी रकमें जो हैं वो इक्वल आती हैं, बस कौन कौन मसावी है, मतलब कि विच आर इक्वल, कौन कौन सी रकमें जो हैं वो मसावी है या कॉलम जो है वो मसावी हैं। अब ए का सेट मेरे पास 3 है। ठीक है, अगर ए को हम सी में देखें 5 - 2 करें तो ए भी 3 बनता है, और इसी तरह फिर ए इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, ये देखें मैंने इसके आंसर सबके नीचे लिखे हूँ। ए इक्वल टू सी के है, बी इक्वल टू आई के है, ई इक्वल टू एच और जे के है, और एफ इक्वल टू जी के है। ठीक है, इसी तरह बी का मैं आपको एक दफ़ा समझाती जाऊँ। बी मेरे पास 3 और 5 है। ठीक है, अगर आई में इसको देखें ये 3 है, 3 + 5 2 करें तो ये 5 बन गया, मतलब कि 3 आ गया, इसका 3 का 3 सेम आ गया, 5 इधर भी आ गया, इधर भी सोल्व करने से आ गया। फिर बी इक्वल टू आई हो गया, ये देखो आंसर में लिखा हुआ है ना, बी इक्वल टू आई। इसी तरह ई भी सोल्व करना है और एफ भी सोल्व करना है। हम अब आगे चलते हैं 3 वाले पार्ट पे। प्यारे बच्चों याद रहे, ये जो हम अब क्वेश्चन करने लगे हैं ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में ये 2 नंबर में, बोर्ड में ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है, 4 नंबर में भी आता है। और प्यारे बच्चों याद रहे कि मैथ प्रैक्टिस करने से आती है, मैथ देखने से नहीं आती, मैथ एक दफ़ा करने से नहीं आती। मैथ कहती है मुझे टाइम दो फिर मैं आऊँगी। अगर आप किसी बच्चे को मैथ बुरी लगती है ना, उसकी प्रैक्टिस करें, टीवी देख रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने मैथ की प्रैक्टिस करना, मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। यकीन करें बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बस समझने की बात है, इंटरेस्ट लेने की बात है। तो चलते हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ, अपनी बुक पे लिख लो, ये बोर्ड में आता है बच्चों, प्यारे बच्चों, ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में भी आता है, 4 नंबर में भी आता है। ओके, हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। वो कह रहे हैं कीमतें मालूम कीजिए ए बी सी एंड डी की। सेट में हमें दे रहा है ए + सी = 0, a + 2b = -7, c - 1 = 3, 4d - 6 = 2d। तो मेरे पास a + c जो है मेरे पास इक्वल है 0 के, a + 2b इक्वल है मेरे पास -7 के। इसी तरह मेरे पास c - 1 इक्वल है मेरे पास 3 के, और 4d - 6 इक्वल है 2d के। इसी तरह मैंने a + c इक्वल मैंने लिख लिया 0 के, a + 2b मैंने लिख लिया -7 के इक्वल,
c-1 इक्वल लिख लिया मैंने 3 के, ठीक है, और 4d-6 मैंने लिख लिया इक्वल 2d के, ये देखें मैं लिख लिया। तो सबसे पहले मैं वैल्यू निकाल रही हूँ c-1 इक्वल टू 3 है, तो c की वैल्यू सबसे पहले निकाल रही हूँ, और c की भी रकम क्या है, c-1 इक्वल टू 3, इधर ये 1 क्या हो रहा है माइनस के, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है, 3 और 1 प्लस किया 4 आ गया। अब मैं c की वैल्यू मेरे पास 4 आई, तो मैं इसको c की जगह पुट कर सकती हूँ ना, ये देखो a प्लस c इक्वल टू 0, c की जगह मैंने क्या लिख दिया, प्लस का 4 लिख दिया, इधर ये प्लस क्या हो रहा है, 4 क्या हो रहा है प्लस का हो रहा है, इधर आके क्या होगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर मैं a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, -4 प्लस का प्लस 2b की जगह 2b इक्वल टू -7, ठीक है। इधर ये क्या हो रहा है -4 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, जमा माइनस माइनस -3 आ जाएगा, ये 2 इधर क्या हो रहा है, एक तरफ अगर रकम मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड होती है प्यारे बच्चों, ये बात समझ लेना, नोट कर लेना। और एक तरफ अगर जमा हो रही हो रकम दूसरी तरफ जाके माइनस होती है, माइनस हो रही हो दूसरी तरफ जाके प्लस होती है, एक तरफ अगर रकम डिवाइड हो रही हो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होती है, ओके। इसलिए 2 इसके साथ b के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। ये मेरे पास आंसर आ गया, क्योंकि ये कट आउट नहीं होता, कैलकुलेटर पे अगर सोल्व करना है तो इशारे में मतलब डेसिमल में आंसर आ जाएगा, वो भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है, ठीक है। बुक में भी डेसिमल में लिखा हो, ये भी ठीक है वैसे, ठीक है। अब मैं आंसर निकालती हूँ डी का, 4d-6 इक्वल टू 2d, ऐसे ही है प्यारे बच्चों। मैं डी वाली रकम एक साइड पे ले आऊँगी और डी के बगैर वाली एक साइड पे ले आऊँगी, ठीक है। ये इधर 6 प्लस माइनस का, इधर आके क्या हो गया प्लस का, इधर 2d प्लस का, इधर आके क्या हो गया प्यारे बच्चों -2d। अब जमा माइनस माइनस, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया हमने तो 2d आ गया इक्वल टू 6, ठीक है। और यही सेम फॉर्म बी वाली कि एक जगह पे अगर रकम मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी साइड पे डिवाइड होती है, अगर एक साइड पे प्लस हो रही हो दूसरी साइड पे माइनस होती है, ये बात आपने नहीं बोली, ओके। और अब हम इसी के साथ हमारी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको समझ ना आई तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं मज़ीद इस पे एक वीडियो और बना दूंगी। और आपने याद रखना है 1.1 एक्सरसाइज में से प्यारे बच्चों 3 वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।